नमस्कार सभी को। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर कविता नोनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी साहित्य की लाइव कक्षाओं में। आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी, और जहाँ पर हम सभी अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को कर रहे हैं कंप्लीट। तो आज के इस सेशन में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, साथ ही जो आपके गद्यांश और पद्यांश आधारित जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम आज के इस सेशन में इंक्लूड करेंगे। तो जल्दी से बता दीजिए कि सभी को वॉइस, वीडियो एंड पीपीटी क्लियर है, और आप अपनी क्लासेस के टाइमिंग को सभी नोट कर लीजिए, जो कि आपकी ऐप पे फ्री सेशन होते हैं और आपके वाईटी पे जो आपके फ्री सेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूजीसी नेट का आपका चैनल है, जिससे आपकी कोई भी क्लास जो है वो मिस ना हो। ठीक है, तो वेरी गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है सभी का सेशन में, आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसमें हम यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक हम 85 क्वेश्चंस कर रख चुके हैं अपनी इस सीरीज़ के, और आगे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको आज कंप्लीट करा रही हूँ। तो आज की इस सीरीज़ में आपके 100 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो वेरी गुड। जल्दी से सभी आ जाइए सेशन में। हमारे पेड सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, और ये आपका टेलीग्राम का ग्रुप है कविता मैम टेक्स्ट बुक के नाम से। आप सर्च करके भी, इसे स्कैन करके भी, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उससे भी आप इसे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी की मैम ये 85 नंबर क्वेश्चंस हो चुके हैं, हमें कहाँ से मिलेंगे? तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के अन्य वीडियोस जो है उनके लिंक आपको दिए गए हैं, तो उस प्लेलिस्ट में आप जाकर के और कम्प्लीटली आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 86 नंबर का। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना जो पुस्तकें हैं उनको सही अनुक्रम में आपको लगाना है। साइंस एंड पोएट्री, बायोग्राफिया लिटरेरिया, द सेक्रेट वुड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, कौन सी पुस्तक जो है वो किस अनुक्रम में आएगी ये आपको बताना है। वेरी गुड, बताइए सभी लोग। तो आप सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे साइंस एंड पोएट्री जो है वो किसकी रचना है। साइंस एंड पोएट्री जो है वो आपकी रिचर्ड्स की रचना है। रिचर्ड्स की रचना है, और ये जो आपकी बुक है ये कब आती है भाई? आपकी 1926 में आती है। बायोग्राफिया लिटरेरिया, वर्ड्सवर्थ के समय पर जो है आप इनका नाम सुनते हैं। ठीक है, वर्ड्सवर्थ के स्वरूप में बायोग्राफिया लिटरेरिया जो कॉलरिज और इन्होंने मिल करके लिखी थी। तो ये आप सभी को याद रहेगी, तो इसी से आपका ये आइडिया जो है वो आपका कंप्लीटली लग जाता है। दी सेक्रेट वुड, ठीक है, या सेक्रेट वर्ल्ड भी मिलेगा आपको कहीं कहीं पे। ये 1920 के स्वरूप में आपकी आ जाएगी। और आप प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात करें, ये तो आपने नई समीक्षा के संदर्भ में बहुत बार बताई भी गई है मेरे द्वारा आपको। तो बताइए प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का जल्दी से सभी आंसर कर दीजिए। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, द न्यू क्रिटिसिज्म अलग से है, और ये आपकी 1929 में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जो है आपका चला जाएगा यहाँ पर?
बायोग्राफी लिटरेरिया सबसे पहले आ गई, फिर आपकी सेक्रेट वर्ड आ गई, फिर उसके बाद में आपकी साइंस एंड पोएट्री आ गई, उसके बाद में आपकी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आ गई। ये भी आपके रिचर्ड्स की है, ये एलियट की है, वर्ड्सवर्थ और आपके कॉलरिज ने सहलेखन में ये पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही अनुक्रम है। अपभ्रंश काव्य, सामान्य परिचय, फुटकल रचनाएं और देश भाषा काव्य। तो यहाँ पे आपको बताना कि शुक्ल जी ने अपनी जो पुस्तक है उसमें किस तरीके से इन प्रकरणों को क्रम में रखा है, ये आपको बताना। वेरी गुड। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी की सीरीज के अंतर्गत मैंने आपको ये पढ़ाया भी था। मैंने YouTube पे आपके लिए रामचंद्र शुक्ल जी की सीरीज चलाई, जिस सीरीज में आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट रामचंद्र शुक्ल जी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कथन, उनके परिभाषाएं, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी में से जरूर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो सीरीज जो है वो 5-6 पार्ट्स में आपकी अप्रोक्सी है, जिसमें उसका कॉन्सेप्ट भी है, उसके कथन भी है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका सही अनुक्रम क्या होगा। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका सामान्य परिचय। ठीक है, और सामान्य परिचय के बाद में अपभ्रंश का काव्य, उसके बाद में अपभ्रंश का को ही देश भाषा का रूप कहा गया, तो ये आपका इसमें आ जाएगा। और चौथे पे फुटकल रचनाएं। फुटकल रचनाएं होती हैं जो पुस्तकाकार में नहीं होती है, जो उस स्वरूप में आती है, तो वो आती है। अगला प्रश्न है, अब आप इस वसंत को ही ले लो, यह दिन को तात की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। उपर्युक्त पंक्तियों से ध्वनि तो होता है कि मोची राम मोची नहीं शायर है, मोची राम नए बिंबों और प्रतीकों में बात करता है, मोची राम वसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है, मोची राम जिंदगी को किताबी ढंग से जीता है। तो धूमिल जी की कविता मोचीराम, जो कि एक संवादात्मक शैली के रूप में लिखी गई है, धूमिल जी जिसमें बातचीत कर रहे हैं मोचीराम जी से, तो मोचीराम का व्यक्तित्व जो है वो इस भाषा के आधार पर आपको कैसा लगता है, बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मोचीराम के इस वक्तव्य की बात की जाती है, तो मोचीराम जो है वो वसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है। ठीक है, कि दिन की तात की तरह तानता है, वसंत को ही ले लो, ठीक है, धूप में सींचने के लिए लटकाता है। तो उस स्वरूप को अपनी भाषा में, कि भाई जिस तरह से मैं चमड़े को या इसको लटकाता हूँ, टांगता हूँ, अपनी आंखें टांग देता हूँ, उस पर जड़ता हूँ, उसी स्वरूप में ये आया। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद, प्रकरण, सर्ग और काल। अध्याय या परिच्छेद को किस नाम से पुकारा गया है परीक्षा गुरु उपन्यास के अंतर्गत? तो यहाँ पर आप देखेंगे परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का स्वरूप आया है? तो वो है आपका प्रकरण। ठीक है, किस स्वरूप में भाई? प्रकरण। 41 प्रकरण के स्वरूप में परीक्षा गुरु उपन्यास आप पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आपको सही अनुक्रम बताना है। प्रजा हितैषी, माधुरी, हंस, आलोचना। ठीक है,
प्रेमचंद जी द्वारा जो संपादित स्वरूप में, तो आपको इसी अनुक्रम में आपको इसका सही आंसर करना है। इसके बाद में आपका गद्यांश आधारित जो प्रश्न होंगे, तो वो गद्यांश में आपको एक बार पढ़ के सुनाऊंगी, उसके आधार पे जो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी उनका आंसर आप सभी को करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तो है प्रजा हितैषी और एक है आपका प्रजा मित्र। ठीक है, एक प्रजा मित्र भी है। ठीक है, प्रजा मित्र जो है वो 1934 में आती है पत्रिका। ठीक है, जो पत्रिका है प्रजा मित्र वो 1934 में आती है, और उसके स्वरूप में आप देखेंगे कि कहाँ से प्रकाशित होती थी ये, तो ये कोलकाता से प्रकाशित होती थी। ठीक है, जो कलकत्ता के रूप में आप देखेंगे तत्कालीन समय पर। और जो है आपकी प्रजा हितैषी, ठीक है, प्रजा हितैषी की जब हम बात करते हैं तो ये आपकी आती है राजा लक्ष्मण सिंह जी की 1955 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जब आप भारतेंदु काल को पढ़ते हैं तो वहां पर आपके संदर्भ में ये पत्रिका जो है वो आती है। इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट हम बात करें तो माधुरी का आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, माधुरी जो है वो कब आती है, तो माधुरी भी एक इम्पॉर्टेंट पत्रिका के रूप में है। ठीक है, जिससे प्रेमचंद भी जुड़े थे कुछ समय के लिए, शिव पूजन सहाय भी जुड़े थे, और जिसका स्वरूप आपको दुलारे भार्गव जी भी है इसके संपादक के रूप में रहे थे। ठीक है, तो ये लखनऊ से प्रकाशित होती थी, और लखनऊ से 1922 इसका स्वरूप आप यहाँ पर देखेंगे। तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि सबसे सही अनुक्रम की दृष्टि से तो माधुरी का यहाँ पर ये दुलारे भार्गव जी जब जुड़े थे तो ये आपका 1922 था। ठीक है, तो उससे पहले से ही उसके बाद में भी लगातार जो है वो इसके संपादन अलग अलग स्वरूप में आते रहे। तो प्रजा हितैषी से हम शुरू करते हैं। सॉरी, अच्छा ये 1855 है ना, ये 1834 है, मैंने 1900 कर दिया। ये 1855 1834। तो प्रजा हितैषी सबसे पहले आ जाएगी, फिर माधुरी आ जाएगी, माधुरी के बाद में आपकी हंस जो है वो 1930 में आ जाएगी, जिसे प्रेमचंद जी द्वारा संपादित जो है वो किया जाता था। काशी मासिक पत्रिका थी, और काशी से ये प्रकाशित जो है वो होती थी। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे आलोचना, तो आलोचना जिससे आपके स्वरूप में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी भी जुड़े थे, जो आपका 1932 और उसके स्वरूप में ये पत्रिका आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ABCD ही इसमें सही होगा। चलिए, तो अब बात करते हैं हम आपके गद्यांश आधारित। ठीक है, अगले 5 प्रश्नों के लिए ये गद्यांश जो आप सभी के समक्ष दिया गया है, जिसे आप देखेंगे, थोड़ा सा हम इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपको एकदम सेंटर में ये दिखेगा। अब ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या कहा जा रहा है इस गद्यांश के अंतर्गत। बात यह है कि जब मैं कहता हूं कि देवदारू सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा, फिर इसके आधार पर आपको 5 प्रश्न पूछूंगी। ठीक है, आपके स्मृति आधारित। ठीक है, आपको तो वहां पर ये विजिबल रहता है, लेकिन आप एक बार अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आने वाले 5 प्रश्नों के सही आंसर आप करेंगे। तो सुनने वाले सुंदर का एक सामान्य सा अर्थ ले लेते हैं। 1000 तरह के सुंदर पदार्थों में रहने वाला एक सामान्य सौंदर्य धर्म। सौंदर्य का कौन सा विशिष्ट रूप मेरे हृदय में उल्लास तरंगित करता है, यह बात बस मैं ही जानता हूँ। कि ठीक है, कि सुंदरता या सौंदर्य का कौन सा भाव मेरे मन को अच्छा लगता है। अगर मुझ में इस बात को कहने की शक्ति नहीं है तो यह स्थिति गूंगे के गुड़ के समान है। जिसमें शक्ति होगी वह कवि कहलाता है।
अनेक प्रकार के कौशल से वह इस बात को कहने का प्रयत्न करता है, फिर भी शब्दों का सहारा तो उसे लेना ही पड़ता है। शब्द सदा सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं, कवि विशिष्ट अर्थ देना चाहता है। वह छंदों के सहारे, उपमान योजना के बल पर, ध्वनि साम्य के आधार पर विशिष्ट अर्थ साधारणीकरण करता है। तो भी क्या सब उसके विशिष्ट अर्थ को समझ पाते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई बड़भागी होता है जिसके दिल की धड़कन कवि के दिल की धड़कन के साथ में तालमेल बिठा पाती है। कवि के हृदय के साथ जिसका हृदय मिल जाए उसे ही क्या कहा जाए? सहृदय कहा जाता है। तो यहाँ पर साधारणीकरण की बात की जा रही है। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि भाई शब्द तो हमेशा ही सामान्य अर्थ देते हैं, लेकिन कवि जो है अपने उन शब्दों के माध्यम से एक बहुत ही अलग अर्थ प्रस्तुत करना चाहता है, जिसके लिए वो अलंकार वगैरह सबका सार। तो सौंदर्य जो है वो आखिर क्या है, ठीक है, सुंदरता क्या है, इस बात को लेकर के इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण स्वरूप में बात की गई है और साधारणीकरण सहृदय के बारे में बताया गया है। तो अब आप सभी के समक्ष पहला प्रश्न है इस पर आधारित कि श्रोता सुंदर शब्द का एक सामान्य अर्थ लेते हैं, क्योंकि श्रोता शब्द का विशेष अर्थ नहीं ले सकते। वक्ता के निर्देश पर श्रोता सुंदर का विशेष अर्थ लेते हैं। सुंदर शब्द सुंदरता का सामान्य अर्थ ही देता है। यह अर्थ ग्रहण की सामान्य रीति है। प्रतिभा, अभ्यास, अर्थ ग्रहण की विशेष योग्यता के बाद कोई कोई श्रोता ही शब्द का सामान्य से अलग अर्थ ले पाता है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा सही आंसर? बताइए। सामान्य से अलग आंसर आपको जो भी स्वरूप इसमें कि श्रोता जो है वो सुंदर शब्द का सामान्य अर्थ ही लेते हैं। सुंदर मतलब जो सुंदर है ना। तो ये श्रोता जो है वो वक्ता की बात का सामान्य अर्थ लेते हैं। क्यों लेते हैं सामान्य अर्थ? देखिए, जो सही उत्तर है वो आपको ये बता रहा है कि भाई ये अर्थ ग्रहण की सामान्य रीति है कि जो शब्द जिस चीज के लिए रूढ़ हो चुका है, ठीक है, वही सामान्य अर्थ जो है वो ग्रहण किया जाता है। और जब उसकी प्रतिभा, अभ्यास और अर्थ ग्रहण की विशेष योग्यता के बाद में कोई कोई ही उसको एक अलग स्वरूप में ग्रहण कर पाता है। अगला प्रश्न है, कवि साधारणीकरण क्यों करता है? इसलिए कि वह सादृश्य विधान के द्वारा सामान्य को विशिष्ट दिखाना चाहता है। वह साधारण की प्रतीति साधारण रूप में कराना चाहता है। वह विशेष के सहज अर्थबोध के लिए विशिष्ट को साधारण बनाता है। समतामूलक दृष्टि के कारण वह हर चीज को साधारण दिखाना चाहता है। तो ये वो आप जब आप साधारणीकरण पढ़ते हैं, रस निष्पत्ति पढ़ते हैं, रस संप्रदाय के अंतर्गत जब आप जो आपकी यूनिट 3 है जिसमें आप भरत मुनि जी के जो रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, जिसमें संयोग और निष्पत्ति को लेकर के विद्वानों ने अपने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किया और उसके बाद में साधारणीकरण की संज्ञा तक वो पहुंचते हैं, ठीक है। तो वही स्वरूप आपका इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है। तो कवि जो है वो साधारणीकरण क्यों करता है? साधारणीकरण कि जो वो बात कह रहा है वो विशिष्ट ना होकर के आपके लिए साधारण, ताकि आप उससे तादात्म्य स्थापित कर पाए। तो वह विशेष के सहज अर्थबोध के लिए विशिष्ट को साधारण बनाता है। ये स्वरूप आपका आएगा। अगला प्रश्न है, शब्द सदा सामान्य अर्थ व्यक्त करते हैं क्योंकि शब्द में विशेष अर्थ व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती। हर शब्द का केवल सामान्य अर्थ होता है। प्रयोक्ता सामान्य अर्थ ही समझता है। सामान्यतः सामान्य अर्थ से ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्द का विशेष अर्थ और प्रयोग उसकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। 95 तक इस पैराग्राफ के आधार पर, उसके बाद में एक और अन्य गद्यांश और उसके आधार पर अगले 5 प्रश्न। बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे शब्द जो है वो सदा के लिए सामान्य अर्थ को व्यक्त करते हैं क्योंकि सामान्यतः जो सामान्य अर्थ में ही शब्द जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। शब्द का विशेष अर्थ उसकी परिस्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है, कि भाई किस परिस्थिति में वो शब्द जो है वो
पुकारा जा रहा है, तो उसके संदर्भ में वो अर्थ ग्रहण किया जाता है, यानी कि श्लेषात्मक जो शब्दों का स्वरूप उसमें होता है। अगला प्रश्न है, हृदय में तरंगित सौंदर्य के विशेष रूप को लेखक व्यक्त करने में अक्षम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हृदय में तरंगित सौंदर्य, कि भाई किस चीज को देख करके मेरे मन में, मेरे हृदय में उमंगे उठी, मुझे क्या सुंदर लगा, तो उस चीज को लेखक व्यक्त करने में अक्षम है। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सौंदर्य की एक अलग परिभाषा है। किसी के लिए सादगी में सुंदरता है, किसी के लिए सजावट में सुंदरता है, किसी के लिए प्रकृति में सुंदरता है, अलग अलग है। तो उस सौंदर्य को व्यक्त करने में जो कवि है वो अक्षम है, क्योंकि लेखक में कवि की तरह हृदयगत भावों को व्यक्त करने की योग्यता नहीं होती। वह कवि की तरह बात को अलंकारिक ढंग से व्यक्त नहीं कर सकता। वह श्रोता को ध्यान में रखकर सौंदर्य के सामान्य अर्थ की प्रतीति चाहता है। लेखक अभिधा मूलक अभिव्यक्ति का आग्रही है, इसलिए वह काकु वक्रोक्ति या उपमान योजना को निरर्थक समझता है। क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पर आप देखेंगे हृदय में तरंगित जो सौंदर्य है उसके विशेष रूप को लेखक जो है वो व्यक्त करने में अक्षम रहता है। क्योंकि लेखक जो है वो क्या है, गद्य लिख रहा है, और कवि जो है वो पद्य लिख रहा है। तो जो लेखक होता है, जो गद्य लिख रहा है, वो उसका विचार प्रधान रचनाएं होती है। ठीक है, कवि जो होता है वो भाव प्रधान लिखता है। जो भाव है वो हृदय से जुड़े होते हैं। तो लेखक में कवि की तरह हृदयगत भावों को व्यक्त करने की योग्यता नहीं होती। इसीलिए तो हर कोई कवि नहीं होता और हर कोई लेखक नहीं होता। जो कवि है वो अपनी कविता के माध्यम से सीधे चोट करता है, लेकिन लेखक जो है वो विस्तृत रचना जो है वो लिखता है। अगला प्रश्न, सामान्य आदमी अनुभूत सौंदर्य का साधारण भोक्ता होता है, भाष्यकार होता है, मीमांसक होता है, विशिष्ट अर्थ बोध कराने वाला कलाकार होता है। इसके बाद में एक और आपका गद्यांश और उसके 5 प्रश्न। तो सामान्य आदमी अनुभूत सौंदर्य का क्या होता है भाई? यहाँ पे आप देखेंगे अनुभूत सौंदर्य का साधारण भोक्ता होता है। ठीक है, साधारण रूप से उसका भोग करता है। अगला गद्यांश देखिए, ठीक है, बड़े ध्यान से। विवाह के व्यवसाय में स्त्री की विधा पासंग बने हुए ढेले के समान होती है, जो तुला को दोनों ओर से समान रूप से गुरु कर देता है। तुला अर्थात जो आपका तराजू है, ठीक है, ये आपका जो तराजू है इसको तुला, ठीक है, दोनों ओर से समान रूप से गुरु अर्थात बड़ा या भारी कर देता है, कुछ उसके मानसिक विकास के लिए नहीं। उसकी योग्यता, उसकी कला पति के प्रदर्शन तथा गर्व की वस्तु है, उसे सत्यम शिवम सुंदरतम पहुंचने का साधन नहीं। उसकी कोमलता, करुणा, आज्ञाकारिता, पवित्रता आदि गुण उसे पुरुष की इच्छा अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक है, संसार पर कल्याण वर्षा के लिए नहीं। न स्त्री को अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाने का अधिकार है, न समाज द्वारा निर्धारित विधान के विरुद्ध कुछ कहने का अधिकार है। उसका जीवन पुरुष के मनोरंजन और उसकी वंश वृद्धि के लिए इस प्रकार चिर निवेदित हो चुका है कि उसकी सम्मति पूछने की आवश्यकता का अनुभव भी किसी को नहीं होता। वातावरण भी धीरे धीरे उसे ऐसे ही मूक आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत करता है, जिसका गृहिणी का कर्तव्य कम महत्वपूर्ण नहीं, यदि वह साधिकार और स्वेच्छा से स्वीकृत हो जाए। जिस ग्रह को बचपन से उसका लक्ष्य बनाया जाता है, यदि उस पर उसे अन्न वस्त्र पाने के अतिरिक्त कोई और अधिकार भी होता, जिस
पुरुष के लिए उसका जीवन एकांत रूप से निवेदित होता है, यदि उसके जीवन पर उसका भी कोई स्वत्व होता, स्वत्व जो उसका अधिकार होता, तो वह दासता से प्रणीय प्रभुता बन जाती। तो स्त्री विमर्श से जुड़ा हुआ ये आपका गद्यांश है। इस पर आधारित प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न है, उपर्युक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विवाह की प्रथा में वर कन्या के माता पिता सिर्फ उसकी भलाई का प्रयास करते हैं। विवाह प्रथा में पढ़ी लिखी लड़की को अपने मायके और ससुराल के गौरव को बढ़ा तो देती है, लेकिन अपने व्यक्तित्व के भीतरी विकास से उसका उपयोग नहीं कर पाती है। विवाह एक ऐसी प्रथा है जिसमें वर और कन्या के माता पिता सिर्फ अपना लाभ देखते हैं। विवाह की प्रथा में शिक्षित और शिक्षित लड़की में कोई अंतर नहीं किया जाता, दोनों को नौकरानी समझा जाता है। तो इसमें से क्या जो अभी हमने अवतरण पढ़ा उसके आधार पर सही बताइए? स्त्री विमर्श, स्त्री शिक्षा, स्त्री जीवन से जुड़ा हुआ, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे जो भी प्रासंगिक चीजें हैं उनके आधार पर आपको गद्यांश जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप सही उत्तर का जब चयन करेंगे तो विवाह जो है प्रथा में जो पढ़ी लिखी लड़की है वो अपने मायके और ससुराल यानी कि दोनों जो परिवार हैं उनके गौरव को बढ़ा देती है, लेकिन उनके गौरव को बढ़ाने में वो कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व के भीतरी विकास को उसको दबा देती है। तो ऐसा ना करें। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पति के घर में जाकर स्त्री का जीवन पति के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाता है और उसका अपने जीवन पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। जिस घर को बचपन से गृहिणी का लक्ष्य बनाया जाता है, यदि उस घर में जाकर अपने जीवन पर उसका अधिकार बना रहता तो उसकी गुलामी स्वागत योग्य कही जा सकती थी। पति के घर में जाने के बाद में गृहिणी का नाम और चेहरा छीनकर उसे मालकिन बना दिया जाता है। पति गृह में गृहिणी अपने जीवन के अधिकार और स्वत्व से हीन होने पर शहीद होने का गर्व महसूस करती है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो यहाँ पर आप देखेंगे सही उत्तर जो है कि भाई जिस घर को बचपन से गृहिणी का लक्ष्य बनाया जाता है कि भाई तुम्हें पराये घर जाना है, दूसरे घर जाना है, ये करना है, तो यदि उस घर में जाकर के अपना जीवन उसका अधिकार बना रहता, ठीक है, कि भाई अपने जीवन पर उसका अधिकार बना रहता, तो उसकी गुलामी स्वागत योग्य कही जा सकती थी। उपर्युक्त अवतरण के संदर्भ में आपको सही कथन का चयन करना है कि स्त्री को समाज कल्याण का काम कठिन लगता है, जबकि उसे अपने अर्जित गुणों को पुरुष की इच्छा के अनुरूप ढालना सरल रखता है। स्त्री स्वयं समाज का कल्याण नहीं करना चाहती, पुरुष को खुश करने के लिए स्वयं अपने गुणों का अनुकूलन कर लेती है। स्त्री द्वारा अर्जित मानवोचित गुणों को पुरुष प्रधान समाज लोक मंगल के कार्यों में नहीं लगाना चाहता, इसके कारण उसके गुणों का पुरुष की इच्छा के अनुरूप अनुकूलन किया जाता है। अपने अर्जित मानवोचित गुणों को समाज कल्याण में ना लगाना या उन्हें पुरुष की इच्छा के अनुरूप ढालना ही स्त्री की अपनी मर्जी होती है। तो इनमें से कौन सी बात जो है वो आपके गद्यांश या आपके अवतरण के अनुरूप सही कही गई है, सही कथन का आपको चयन करना है। तो उपर्युक्त जो स्वरूप है उसमें आप देखेंगे स्त्री द्वारा
अर्जित मानवोचित गुणों का पुरुष प्रधान समाज लोकमंगल के कार्यों में लगाना नहीं चाहती, इसके कारण उसके गुणों का पुरुष की इच्छा के अनुरूप अनुकूलन कर लिया जाता है। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सही है? यदि घर का उत्तरदायित्व निभाने में गृहिणी के अधिकार और इच्छा का सम्मान नहीं होता तो बड़े गौरव की बात है। यदि घर का उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है तो गृहिणी का परम कर्तव्य है, चाहे उसकी इच्छा के विपरीत ही क्यों ना हो। यदि घर का उत्तरदायित्व निभाने में गृहिणी को अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है तो ये और भी श्रेयस्कर है, श्रेयस्कर है। ठीक है, यदि गृहिणी अपनी इच्छा से और अपने अधिकार के गौरव के साथ में घर के उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कौन सा स्वरूप जो है वो सही होगा ये आपको बताना है। सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, और आपने इस महत्वपूर्ण सेशन को आप सभी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। व्याकरण की सीरीज आपकी ऐप पर चल रही है तो उस सीरीज को जाकर के जरूर देख लीजिए, फ्री है आप सभी के लिए। जो मास्टर क्लास है आपकी ऐप पे बिल्कुल फ्री होती है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और सारी कॉन्सेप्ट आपको करवाए हुए हैं, तो ऐप पे जाइए और उसे चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंटली, यदि गृहिणी अपनी इच्छा से और अपने अधिकार के गौरव के साथ घर के उत्तरदायित्व को निभाती है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इच्छा से अगर थोपा जाता है तो उसमें कोई भी कार्य जो है वो सही होने की गुंजाइश नहीं होती। अंतिम प्रश्न आज के इस सेशन का, उपर्युक्त अवतरण के संदर्भ में सही कथन बताना है आपको। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को ना तो सामाजिक नियमों के विरोध में मुंह खोलने की छूट है, ना ही अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करने की आजादी। स्त्री को अपनी बौद्धिक शक्ति पर इतना अभिमान है कि वह जानबूझकर समाज के नियमों और अपने लक्ष्य के बारे में बताना अपना अपमान समझती है। अवतरण के अनुरूप बताना आपको। स्त्री स्वयं हीनता ग्रंथि का शिकार है, इसलिए वह सामाजिक नियमों के विरोध में मुंह खोलने का खतरा मोल नहीं लेना चाहती, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने से बचती है। स्त्री इतनी सहनशील है कि वह समाज के बारे में कुछ कहना आवश्यक नहीं समझती, अपना लक्ष्य निर्धारित करने की उसे आवश्यकता भी जान नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर बताना है आपको क्या होगा सही अनुरूप। तो यहाँ पर आप देखिए महत्वपूर्ण स्वरूप से आप देखेंगे कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को ना तो सामाजिक नियमों में विरोध में मुंह खोलने की छूट है और ना ही अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करने की आजादी। ठीक है, तो ये स्वरूप आप सभी देखेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंटली आप देखेंगे कि आप सभी के लिए फाउंडेशन बैच जो आपका चल रहा है वो आपका ऐप पे चल रहा है। जून जेआरएफ के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस पूरे विस्तृत तरीके से पढ़ाई जा रही हैं, तो हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो ये हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की सभी क्लासेस को और फ्री सेशंस को भी ऐप पे जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप सभी क्लासेस के टाइमिंग को नोट डाउन कर लीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी की कोई भी क्लास जो है वो मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं डॉक्टर कविता नूनिया आपको धन्यवाद देती हूँ। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। ये टेलीग्राम का ग्रुप है आपका कविता मैम टेक्स्ट बुक, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।